This conference will now be recorded. Yes, This sir. conference will now be recorded. Yes, sir. थैंक यू। चरक संहिता निदान स्थान का चतुर्थ अध्याय प्रमेय निदान अध्याय का आज हम व्याख्यान शुरू करने वाले हैं। तो विद्यार्थियों की संख्या काफी कम आ रही है, कम से कम 25 से 27 विद्यार्थी तो जुड़ते थे व्याख्यान में, लेकिन मैं देख रहा हूँ पिछले 2 व्याख्यानों से कुछ कम संख्या आई है। तो जैसा मैंने पहले कहा है, ये डिजिटल आपका अटेंडेंस रिकॉर्ड हो रहा है और इसमें मैनिपुलेशन नहीं हो सकता। जो भी आपका अटेंडेंस रहेगा वही आगे फॉरवर्ड किया जाएगा। इसकी कृपया आप जो है वो जानकारी रखें और दूसरे अपने मित्र जो है उनको भी ये जानकारी दें। ठीक है, तो अष्टांग आयुर्वेद महाविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए हम ये व्याख्यान ऑनलाइन ले रहे हैं और उसी में चरक संहिता के पूर्वार्ध विषय का आज व्याख्यान है प्रमेह निदान। तो ज्वर निदान अध्याय, उसके बाद में हमने रक्तपित्त निदान, गुल्म निदान और अभी चौथा निदान स्थान का हम अध्याय देख रहे हैं प्रमेह निदान। और ये अध्याय देखने के बाद हम विमान स्थान की ओर दृष्टिक्षेप करें, क्योंकि 8 अध्याय में से 4 अध्याय हमारे हो जाएंगे और फिर हम विमान स्थान के और 4 अध्याय देखेंगे। तो चरक संहिता निदान स्थान चैप्टर 4 प्रमेह निदान, और जितना आवश्यक है और समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए हम चक्रपाणि दत्त जी की टीका भी उसके ऊपर चर्चा करें। तो प्रमेह शब्द जो है वो 2 शब्दों से बना है, प्र और मेह। प्र का अर्थ हो जाता है एक्सेस, और ये जो अधिकता है वह क्वांटिटी और फ्रीक्वेंसी, इन दोनों में। और मेह का अर्थ है यूरिन या मूत्र वृत्ति, मूत्र प्रवृत्ति। प्रकर्षेण मेहति इति प्रमेय। ठीक है, प्रकर्षेण मेहनम इति प्रमेय। प्रकर्षेण का अर्थ हो जाता है प्रभृत, प्रचुर, बार बार। ठीक है, प्रचुर जो है वो मात्रा या क्वांटिटी हमें बताता है, और बार बार जो है वो फ्रीक्वेंसी, उसकी फ्रीक्वेंसी जो अधिकता है उसको दर्शाता है। तो प्रचुर, प्रभृत, मूत्र त्याग करोति यस्मिन् रोगे स प्रमेह। ठीक है, तो प्रकर्षेण का अर्थ हो जाता है प्रभृत, प्रचुर। तो सबसे पहले तो मेह जो है वो मूत्र दोष है, ऐसे राजनिघंटु में बताया है। हेमचंद्र जी बताते हैं यह बहुमूत्रता दोष है। और अष्टांग हृदय निदान स्थान में सामान्यम लक्षणम तेषा प्रभुत आविल मूत्रता। प्रभुत ये जो है वो फिर क्वांटिटी दर्शाता है, और आविल जो है उसका मूत्र, यूरिन जो रहेगी उसकी क्लियरिटी नहीं होती है, आविल होता है, जिसे मराठी में हम गढ़ुड़ या धुंधला कहते हैं। ऐसा मूत्र का स्वरूप हो जाता है। सुश्रुताचार्य बताते हैं तत्र आविल प्रभूत मूत्र लक्षणाः सर्व एव प्रमेहा भवन्ति। तो चरक संहिता पढ़ते हुए अन्य आचार्यों का भी हम कुछ यहाँ पे संदर्भ इसलिए लिखे कि इसमें एक वाक्यता सभी ग्रंथों में हमें दिखाई देती है कि इसमें क्वांटिटी और फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, और ये ऑब्स्टिनेट यूरिनरी डिसऑर्डर है। तो बहुत बार प्रमेह को मधुमेह या डायबिटीज ऐसे ट्रांसलेशन किया जाता है, वो गलत है। 20 प्रकार के मूत्र दोषों में से एक मधुमेह, जिसे डायबिटीज कहते हैं, वह। तो हम आते हैं अभी चरक संहिता के श्लोकों के ऊपर। अथातः प्रमेह निदानम व्याख्यास्यामः इति स्मः भगवान अत्रेय। तो प्रमेह निदान यानी डायग्नोसिस एंड इटियोपैथोजेनेसिस ऑफ ऑब्स्टिनेट यूरिनरी डिसऑर्डर्स, और इसमें इंक्लूड हो जाता है डायबिटीज मेलाइटस। तो इसका निदान आयुर्वेद पद्धति से जो है वो हम देखेंगे। और ये किसका व्याख्यान है? इतिहास माह भगवान अत्रेय, दस सेड बाय लॉर्ड अत्रेय। जैसा हमें ज्ञात है, अत्रेय, पुनर्वसु अत्रेय और अग्निवेश, सत्शिष्य अग्निवेश जी जो है, इन दोनों के संवाद स्वरूप
हमें चरक संहिता उपलब्ध है। सबसे पहले श्लोक में वह बताते हैं टाइप्स ऑफ प्रमेय, प्रमेय के भेद वर्णन करते। त्रिदोष कोप निमित्ता विंशति प्रमेहा भवन्ति विकाराः च अपरे अपरिसंख्येयाः तत्र यथा त्रिदोष प्रकोपाः प्रमेहा अभिनिर्वर्तयति तथा अनुव्याख्यास्यामः। तो यहाँ पे बिल्कुल स्पष्टतया त्रिदोष प्रकोप जो है ये व्याधि की योनि या ओरिजिन जो है, मेन विशेषण ऑफ दोष जो है, हमने ज्वर में देखा पित्त का ओरिजिन देखा, रक्त पित्त में भी पित्त प्रधान व्याधि है, गुल्म वात प्रधान व्याधि है, और प्रमेह जो है वो त्रिदोष का कोप यानी सन्निपातिक यह व्याधि है। तो 20 प्रकार के प्रमेह त्रिदोष प्रकोप के द्वारा उत्पन्न होते हैं। और वहां पे बताया है विकाराः च अपरे अपरिसंख्येया, और भी दूसरे असंख्य विकारों की उत्पत्ति होती है। यानी त्रिदोष कोप निमित्ताः विंशति प्रमेहा भवन्ति, त्रिदोष प्रकोप के द्वारा 20 प्रकार के प्रमेय होते हैं, और त्रिदोष प्रकोप के द्वारा अन्य भी कुछ जो है वो बहुत सारे अपरिसंख्य यानी इनफाइनाइट, जिसकी गणना नहीं कर सकते, असंख्य ऐसे दूसरे विकार उत्पन्न होते हैं। आगे बताया है तत्र यथा त्रिदोष प्रकोपाः, तो इस सूत्र से वात पित्त का प्रकोपित होकर जिस प्रकार प्रमेयों को उत्पन्न करते हैं उनके उसी प्रकार व्याख्या करेंगे। यानी त्रिदोष प्रकोप जो है वो होने के बाद प्रमेय उत्पन्न करते हैं, तो उसी के क्रम के अनुसार, यानी these three doshas leads to the manifestation of various types of प्रमेय, और वही विस्तार से आगे व्याख्या की जाएगी। अनुव्याख्यास्यामः, अनु यह जो शब्द है वो क्रम को दर्शाता है, जिसे हम अंग्रेजी में कह सकते हैं क्रोनोलॉजिकली इट विल बी डिस्क्राइब, मीन्स वात्य, कफज, पित्तज और वातज, इस क्रम से। क्योंकि कफ प्रधान दुष्टि है, त्रिदोषों में भी विशेषतः कफ प्रधान दुष्टि रहेगी, या उसकी अंशांश कल्पना अगर हम देखेंगे तो प्रकार भेद से कफज प्रमेय, पित्तज प्रमेय और वातज प्रमेय ऐसे उसके प्रकार होते हैं, उनको आगे कहा जाएगा, ऐसे इससे हमने जानना चाहिए। तो ये पहले से तीसरे श्लोक के ऊपर चक्रपाणी दत्त जी टीका लिखते हैं, दक्षाध्वरे गुल्मम अनु प्रमेह उत्पादात प्रमेह अभिधानम। तो ये जो सबसे पहले विप्रकृष्ट निदान बताया है कि पूर्व काल में दक्ष के यज्ञ से गुल्म के बाद प्रमेह की उत्पत्ति हुई है, अतः यानी इस कारण यहाँ गुल्म के अभिधान के बाद प्रमेह का वर्णन किया गया है। तो चक्रपाणी दत्त समझाते हैं कि ये क्रम क्यों आया है, यानी ज्वर के बाद रक्त पित्त के बाद गुल्म, और गुल्म के बाद प्रमेह उत्पन्न हुआ। वो दक्ष यज्ञ जब ध्वंस हुआ था तो सबसे पहले इस प्रकार क्रम से उसकी उत्पत्ति हुई है, इसलिए सबसे पहले वह व्याधि उस वक्त उत्पन्न हुआ और उसी क्रम को यहाँ पे बताया गया है। इसलिए गुल्म के बाद हम प्रमेह की यहाँ पे व्याख्या कर रहे हैं। और आगे बताया है वचनम ही, यानी कहा भी है, हविप्राशात मेह कुष्ठयोः जन्म, यानी निदान स्थान चरक के 8वें अध्याय में यह श्लोक आता है कि विशेषतया यहाँ पे जो श्लोक का रेफरेंस दी जाए हवि प्राशात, तो हवि जो है तो यज्ञ में जो हव्य द्रव्य होते हैं, यानी आहुति डाली जाती है, विशेषतः इसमें घी इत्यादि स्निग्ध पदार्थ भी होते हैं, तो वो उसका अत्यधिक प्रयोग करने से कुष्ठ प्रमेह इन व्याधियों की उत्पत्ति होती है। आगे यहाँ पे चक्रपाणी दत्त जी बताते हैं, त्रिदोष प्रकोप निमित्ता इति सर्वमेहेषु एव त्रिदोषः कारणम, यानी त्रिदोष प्रकोप निमित्ता त्रिदोष तत्र यथा त्रिदोष प्रकोपाः, ये जो शब्द आया है मूल श्लोक में तीसरे श्लोक के दूसरे लाइन में, उसको स्पष्ट करते हैं चक्रपाणी जी। त्रिदोष प्रकोप निमित्ता इति सर्वमेहेषु त्रिदोषाः एव कारणम, यानी इसका अर्थ क्या हो जाता है, सर्वमेह जो है 20 मेह बताए हैं। देखिए यहाँ पे
विंशतिमेह, तो विंशति के बारे में ही यहाँ पे हम चर्चा करेंगे। सर्वमेह जो है यानी विंशतिमेह जो है उनका कारण त्रिदोष प्रकोप ही होता है। अधिकत्वाच्च श्लैष्मिक आदि व्यपदेश इति दर्शयति, और त्रिदोष प्रकोप ये मूल कारण है, लेकिन त्रिदोषों में भी कौन सा अधिक है उनका तरतामत भाव से कल्पना करते हुए फिर श्लैष्मिक इत्यादि जो प्रकार बताए हैं वो उस पद्धति से बताए। तो सबसे महत्वपूर्ण बात जो है सर्व एव मेहा सर्वदोषजाः, ऐसे सुश्रुते अपि उक्तम। तो सुश्रुताचार्य जी भी निदान स्थान के 6ठे अध्याय में प्रमेह को मेह को सर्वदोषजाः यानी त्रिदोषज मानते हैं। विकारा इति प्रमेह लिंग उपद्रव रूपाः किंवा अन्ये अपि ये केचन त्रिदोषजाः अस्ते ग्राह्याः। तो त्रिदोष प्रकोप से प्रमेह उत्पन्न होते हैं और अन्य विकाराः च अपरे अपरिसंख्येया का वर्णन विकारा शब्द से अन्य विकार भी त्रिदोष प्रकोप से उत्पन्न होते हैं। इसका अर्थ चक्रपाणी जी बताते हैं कि प्रमेह के उपद्रव स्वरूप यानी प्रमेह व्याधि होने के बाद उसका उपद्रव यानी कॉम्प्लिकेशन के स्वरूप अन्य कुछ लक्षण या व्याधि उत्पन्न होंगे, उसको विकार कहा है। और एक उसका अर्थ हो रहता है, हो सकता है, और वो है केचन, कुछ लोग बताते हैं कि त्रिदोषजाः ते ग्राह्याः, और कुछ यानी प्रमेह उनके उपद्रव और इसके सिवा और कुछ त्रिदोषज जो व्याधि है उनको भी प्रमेह के इस प्रकार गणना में लेना चाहिए, ऐसे कुछ लोगों का मत है। केचन इस शब्द से कुछ लोगों का ऐसा मत है। तो देखिए आचार्य चक्रपाणी जी जो है वो पूर्व काल में दक्ष के यज्ञ का उदाहरण देके हमें यहाँ बताते हैं कि कुष्ठ प्रमेह यह व्याधि प्रायः संतर्पण जन्य व्याधि है, यानी अधिक हव्य का सेवन करने से वह संतर्पण होता है और उससे उत्पन्न यह व्याधि है। इसलिए प्रमेह मूलतः जो है वो संतर्पणोक्त विकारों में उसकी गणना करनी चाहिए, यह हम जान सकते हैं। अब देखिए ये जो आपके सामने स्लाइड आई है तालिका, इसमें विशेषतः चरक निदान, सुश्रुत निदान और आगे यहाँ पे अष्टांग हृदय का उनके मत से यहाँ पे उनके वर्णन किए हैं नामों के। तो कफज प्रमेह 10 बताए हैं चरकाचार्य जी ने, पित्तज प्रमेह 6 और वातज प्रमेह 4 बताए। तो आगे सुश्रुताचार्य और वाग्भटाचार्य जी भी है, उन्होंने भी संख्या उतनी ही कही है, लेकिन नाम भेद है। ठीक है, केवल आपको ध्यान में आए इसलिए इस स्लाइड को जो है वो आपके सामने रखा। तो ये व्याधि जो है प्रमेह व्याधि वो किस प्रकार से शुरुआत उसकी शरीर में होती है उसका वर्णन आता है 4थे श्लोक में। यह खलु निदान दोष दूष्य विशेषभ्यो विकार विघात भाव अभाव प्रति विशेषा अभवन्ति। तो विशेष उस शरीर में जो है यह खलु, इस शरीर में वो कौन से, वो प्रमेह ग्रस्त जो शरीर है उसमें निदान यानी पॉजिटिव फैक्टर्स, दोष विशिएटेड दोष जो रहेंगे, विकृत दोष जो रहेंगे, और दूष्य यानी जो दूषित धातु है उनकी विशेषताओं के अनुसार, यानी किसी शरीर में कफ दोष ज्यादा विकृत रहेगा, किसी शरीर में पित्त दोष ज्यादा विकृत रहेगा, या कारण कुछ और रहते हैं हो सकते हैं, और दूष्य जो है यानी धातु जो है विशेषता वो भी अलग अलग हो सकते हैं। ऐसी विशेषताओं के कारण विकार विघात भाव उत्पन्न होते हैं। ठीक है, यानी विकार विघात भाव यानी व्याधि का न होना यानी आरोग्य, एवं विकार विघात अभाव यानी व्याधि की उत्पत्ति। ठीक है, तो ये जो स्वास्थ्य अवस्था है और अस्वास्थ्य अवस्था है, यह विशेषता निदान दोष दूष्य इनके विशेषताओं पर निर्भर होता है, यह कहने का तात्पर्य है पहले लाइन का। अर्थात आरोग्य एवं व्याधिग्रस्त होना यह निदान यानी कारण, दोष और दूष्य इनके ऊपर ही निर्भर है। ये तीन जो है यानी निदान मीन्स पॉजिटिव फैक्टर्स, दोष और दूष्य अपने विशेषताओं के कारण ही परस्पर नहीं मिलते हैं, अथवा काल प्रकर्ष
अथवा अल्प अंश से मिलते हैं। यदा हि एते त्रयो निदानादि विशेषाः परस्परं न अनुबंधन्ति अथवा काल प्रकर्षात् बलीयांशो अथवा अनुबंधन्ति, ठीक है, इस प्रकार तदा विकार अभिनिवृत्ति, यानी ये एक प्रकार से अनुबंधन यानी मेलित नहीं होते हैं, या काल प्रकर्ष अगर काल का यानी संयोग वशात काल के प्रभाव से वो एकत्रित हो जाए तो विकार उत्पन्न होते हैं। अभी देखिए ये सिद्धांत स्वरूप चौथा श्लोक है। हालांकि चरकाचार्य इसको प्रमेय के प्रकरण में हमें वर्णन कर रहे हैं, लेकिन यह जो है सिद्धांत रूपी है, हर एक व्याधि में ये चीज हमने जाननी चाहिए। आगे वह बताते हैं चिराद हुआ अपि अभिनिर्वर्तन्ते, यानी उस समय विकारों की उत्पत्ति नहीं होती है या चिराद यानी देरी से होती है। तनवो, तनवो यानी अनुविकार मीन्स वो विकार उत्पन्न होंगे लेकिन उतने प्रबल नहीं होंगे। लघु या स्वल्प लक्षण वाले उसको अनुविकार उत्पन्न होते हैं, ऐसा कहा है। अथवा वा भवंती यथोक्त सर्वलिंगा वा, अथवा क्या होगा, व्याधि के कुछ ही लक्षण व्यक्त होंगे, यानी जैसे ज्वर होगा लेकिन कितना वो उतना उसको रुग्ण को जो है वो प्रभावित या तकलीफ नहीं देने वाले लक्षण होंगे, इसको अनु कहेंगे। या फिर जो भी सर्वलिंग यानी जो भी किसी भी व्याधि के जो भी लक्षण होंगे वो पूर्णतया व्यक्त नहीं होंगे, कुछ ही उनमें से लक्षण उत्पन्न होंगे। विपर्यये विपरीताः, यानी इसके विपरीत अवस्था में विपरीत स्वरूप प्रकट होता है, ठीक है। यानी वो अगर लक्षण कभी कभी तीव्रतर भी उत्पन्न होके गुरु व्याधि उत्पन्न होगा, इस प्रकार से। इति सर्व विकार विघात भाव अभाव प्रतिविशेष अभिनिवृत्ति हेतु भवति उक्ताः, इस प्रकार सभी विकारों की उत्पत्ति और अनुत्पत्ति का अभिधान किया गया है। तो ये जो इति सर्व विकार, ठीक है, विघात भाव यानी स्वास्थ्यावस्था और विघात अभाव विकार विघात अभाव, ठीक है, ये शॉर्ट नोट आ सकती है। विकार विघात भाव यानी क्या और विकार विघात अभाव यानी क्या, तो ये सर्व विकारों के बारे में जानना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार आयुर्वेद इज अ पर्सनलाइज्ड मेडिसिन एंड वी आर रिस्पेक्टिंग ईच एंड इंडिविजुअल बॉडी सेपरेटली। उस शरीर की जो स्थिति है उसमें निदान यानी कारण किस प्रकार से होते हैं, दोष विकृत कौन से है, दूष्य विकृत कौन से है, और उसके अनुसार उस व्याधि की उत्पत्ति होगी, उसकी गुरुता लघुता, ठीक है, वो तत्काल उत्पन्न होगा या देरी से होगा, लक्षणों की कमी होगी या अधिकता होगी, ये सभी जो है ये हर एक विकार के बारे में ये सिद्धांत रूपी सूत्र चौथा जो है प्रमेय निदान के अवसर पे बताया है। लेकिन ये सभी व्याधियों के लिए उपयुक्त है या सभी व्याधियों के लिए ऐसा ही जानना चाहिए। तो यही बात चक्रपाणी दत्त हमें यहाँ इस श्लोक के टीका के ऊपर देखिए, चौथे श्लोक में बहुत विस्तार से टीका की गई है और वह हमें चक्रपाणी दत्त जी समझाते हैं, ठीक है। तो थोड़ा उसके ऊपर प्रकाश डालेंगे। देखिए कुछ कुछ अंश उसमें से लेंगे। विकाराणाम विघातस्य उत्पत्ति प्रतिबंधस्य भावो विघात भावाः, विकारों की उत्पत्ति को रोकने वाला भाव जो है वह विकार विघात भाव कहा जाता है, ठीक है। आगे बताते हैं विकाराणाम विघातस्य अभावो विकार जननम, तो विकारों की उत्पत्ति न रोकने वाला भाव अर्थात व्याधि उत्पादक भाव जो है उसको विकार विघात अभाव कहा है। ये शॉर्ट नोट्स में पूछे जाने वाले फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में से एक है। इन दोनों भावों की अपनी अपनी विशेषताएं होती है, ठीक है। आगे बताते हैं विकार विघात भाव की क्या विशेषताएं हैं और विकार विघात अभाव की क्या विशेषताएं हैं, उनको चक्रपाणी दत्त जी बताते हैं। पहले विकार विघात भाव जो है उसकी विशेषताएं देखेंगे। यानी ये क्या है, विकार विघात भाव यानी उसको आरोग्य अवस्था हम कहेंगे सिंपल लैंग्वेज में। विकार का उत्पन्न न होना, देर से उत्पन्न होना
अथवा अल्प विकार का उत्पन्न होना अथवा व्याधि के पूरे लक्षणों का व्यक्त न होना, जिसका व्याख्यान आगे आएगा। तो यह जो स्थिति है वो चक्रपाणि दत्त समझाते हैं। विकार विघात भाव ये क्या है, उसका प्रति विशेष माने क्या समझे। विकार जननम अजननम सॉरी चिरेन च जननम यानी विकार जननम यानी देरी से विकारों की उत्पत्ति होना, या अनुविकार जननम, अनुविकार का अर्थ वो बताते हैं अल्प विकार उत्पन्न होना। ठीक है, और आगे इस प्रकार व्याधि के पूरे लक्षणों का व्यक्त न होना, तयोः प्रति विशेषा विकार विघात भाव अभाव प्रति विशेषा। और इसको विघात अभाव प्रति विशेषः तु विकार अजननादि विपर्येण अग्रे वक्षमानाः। तो इस पद्धति से इसको जानना चाहिए। आगे जो दूसरा प्रकार है वो यानी रोगी की अवस्था या रोगों का उत्पत्ति के बारे में विकार विघात अभाव की विशेषताएं बताते हैं। इसको कहेंगे व्याधि उत्पादक भाव की विशेषताएं। और उसके बारे में चक्रपाणि दत्त जी बताते हैं यदा इत्यादि, इस श्लोक में वह वर्णन किया है। यदा ही एते त्रयो निदानादि विशेषाः, ये जो चौथे श्लोक में आया है उस श्लोक में या उस श्लोकार्ध में यह वर्णन है। परस्परम न अनुबध्नन्ति परस्परम प्रतिकूला भवन्ति अनुबंधो ही अनुकूले अभिप्रेताः। तो इसका मतलब है कि परस्परम न अनुबंधन्ति यानी परस्पर प्रतिकूल होना, यानी निदान यानी कारण उस व्याधि के, दोष और दुष ये परस्पर विरुद्ध हो जाते हैं। अनुबंध दूसरी प्रक्रिया बताई यानी अनुकूल हो जाते हैं, तो ये परस्पर अनुकूल यानी समान हो जाते हैं, निदान दोष और दुष। आगे बताए हैं जब निदान दोष के साथ संबद्ध होते हैं, अत्यधिक समानता होती है, तो निदान का दोष से विरोध न होने के कारण दोष को दूषित करते हैं और वह दोष फिर दूषों से संबंधित हो जाते हैं। इस प्रकार व्याधि की उत्पत्ति हो जाती है। इसको विकार विघात अभाव के तौर पे जानना चाहिए। आगे बताते हैं काल प्रकर्षात्। अब काल प्रकर्षात् का मतलब इसके साथ भी अनुबंधनति का संबंध है। तो काल प्रकर्षात् अनुबंधनति इति, यह जो चक्रपाणि दत्त जी की टीका है उसका अर्थ है काल के बीत जाने पर जब निदान दोष दुष्य परस्पर अनुकूल होते हैं, इस स्थिति में व्याधि की उत्पत्ति देरी से होती है। और जब ये निदान आदि परस्पर नहीं मिलते तब विकार की उत्पत्ति नहीं होती है। इस प्रकार हमने अर्थ को जाना चाहिए। आगे बताते हैं तो वह हम नेक्स्ट हमारे टीका में रहेगा इस पे। तो देखिए यहाँ पे आगे वह बताते हैं अबलियांशो अथवा अनुबध्नन्ति इति। तो ये जो यहाँ पे मैं अभी कर्सर रख रहा हूँ, यहाँ से आगे आप देखें तो अबलियांशो इसका अर्थ क्या होता है। तो जब अल्प निदान सेवन होते हैं यानी कारण की जो तालिका दी होती है, अनेक कारण बताए हुए थे, आहार विहार ठीक से न करना इत्यादि, या कुछ विशेष कारण भी होते हैं। जब अल्प निदान यानी कारण का सेवन होता है तब दोषों का अल्प प्रकोप होता है। इस प्रकार अल्प प्रकोपित दोष दूषों ही दूषित करता चाहिए अबलियांश के द्वारा। आगे बताया है तो तनवो वा विकारा भवन्ति अयथो, जब दुर्बल निदान का सेवन होता है तो दोष दुर्बल रूप में प्रकोपित होते हैं, यानी दोषों का प्रकोप ज्यादा नहीं होता। उस समय अल्प है अथवा व्याधि के जो लक्षण उत्पन्न होते लक्षण प्रकट होते हैं। ठीक है, तनवाह यानी अल्प मात्रा में ही जो है वो लक्षण उत्पन्न होते हैं। तदा तनवो वा विकारा भवन्ति अयथोक्त सर्वलिंगा वा भवन्ति इति योज्यम। तनवाह का अर्थ उत्पन्न होते हैं। ठीक है,
तो आगे बताते हैं अयथोक्त लिंगा, ओके, अयथोक्त लिंगा तो सर्वलिंगा इति, इसकी व्याख्या आगे करते हैं। अय यथोक्त सर्वलिंगा इति येन प्रकारेण लिंगानि उक्तानि न तेन प्रकारेण सर्वाणि लिंगानि भवन्ति इति अर्थाः। तो शास्त्र में व्याधियों के जो लक्षण कहे गए हैं उनमें सभी लक्षणों का न उत्पन्न होना। तो इस प्रकार निदान आदि के अनुबंध रहित विशेषताओं से युक्त विकार विघात भाव की विशेषताओं को बताया है। ठीक है, तो ये जो तीन घटक है, निदान, दोष और दूष्य, इनकी अल्पता, लघुता, इनके अनुसार जो है ये क्रियाएं घटती है। ठीक है, तो आगे जाएंगे, इसको और थोड़ी और गद्यमय श्लोक है चरक संहिता, थोड़ा थोड़ा उसको खंड करके अध्ययन करना पड़ता है तो समझ में आता है, इसलिए बीच में थोड़ा सा ब्रेक लेंगे और इस स्लाइड के ऊपर देखेंगे। देखिए, इस व्याधि में, प्रमेह व्याधि में मुख्यतः त्रिदोष दृष्टि होती है, वात पित्त कफ तीनों की ही दृष्टि होती है। दूष्य क्या है, यानी दोषों के द्वारा जो घटक दूषित होते हैं शरीर में उसको दूष्य कहा है। ठीक है, जैसे वात अगर प्रकुपित है तो दूष्य हो जाएंगे, पित्त कफ भी दूष्य हो सकते हैं, सप्त धातु दूष्य हो सकते हैं, या फिर ओज भी दूषित हो सकता है। ठीक है, तो दूष्य यहाँ पे बताए हुए मेद, रक्त, शुक्र, अंबु, वसा, लसिका, मज्जा, रस धातु, ओज धातु और मांस। तो ओज धातु स्वरूप भी है, मल स्वरूप भी है। ओज के ऊपर एक अपना व्याख्यान अष्टांग हृदय के ऊपर है, तो अगर आपको समझना है तो वहां पे आप जान सकते हो। तो ओज धातु स्वरूप भी बताया है, सप्त अष्टम धातु, ओज सप्त धातुओं का तेजस स्वरूप भी बताया है, और ओज मल स्वरूप भी बताया है। एनीवे, कमिंग टू द पॉइंट, तो यहाँ पे जो मेद है वह बहु और अबद्ध, यह उसकी विशेषताएं बताई है, जिसको आगे हम जानेंगे। मुख्यतः प्रधान स्रोत दृष्टि इस व्याधि में मूत्र वह स्रोतस, बस्ती और मेदो वह स्रोतस होता है। ठीक है, बस्ती ये अवयव विशेष है, यानी यूरिनरी ब्लैडर। तो स्रोतो दृष्टि किस पद्धति की होती है, तो अति प्रवृत्ति होती है। ठीक है, तो अति प्रवृत्ति संगो वा स्रोतो विमान अध्याय 5। ठीक है, ये जो स्रोतो विमान या स्रोतो दृष्टि के जो लक्षण बताए हैं उसमें से अति प्रवृत्ति यानी प्रभुत आविल मूत्रता, ये जो लक्षण है प्रभुत मूत्रता या बहुमूत्रता, ये उसमें प्रधान लक्षण होता है। उद्भव स्थान इस व्याधि का ये दोनों है, यानी आमाशय से लेके पक्वाशय। स्वभाव व्याधि का क्या है, चिरकारी, यानी ये शीघ्रकारी ऐसा व्याधि नहीं है, तो चिरकारी यानी बहुत काल तक रहने वाला व्याधि है। ठीक है, अभी इसका स्वरूप जानने के लिए हमने ये तालिका आपको दी है। तो गद्यमय श्लोक देखते देखते कभी कभी हम अगर ग्राफिकल या टेबुलर प्रेजेंटेशन नहीं देखेंगे तो हम कुछ कुछ पॉइंट्स मिस कर जाते हैं। इसलिए एट अ ग्लांस इस व्याधि के बारे में क्या क्या चिंतन करने वाले हैं या आयुर्वेद में मंतव्य या मंत्रणा की गई है, वह हमें इस स्लाइड में दिखाई देता है। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रमेह, तो दोषों के अनुसार कफज, पित्तज और वातज, ऐसे टोटल 20 टाइप्स बताए। संप्राप्ति के अनुसार अकॉर्डिंग टू इटियोलॉजिकल कॉजेस सहज और अपथ्य निमित्तज, ऐसे दो मुख्य प्रकार हम कर सकते हैं। और सहज में भी मातृज, माता के द्वारा बीज दोष, पिता के द्वारा दोष या दोनों के द्वारा दोष, इस प्रकार सहज यानी न्यूनेटल जॉन्डिस जिसे कहते हैं जुवेनाइल, तो वो यहाँ पे आ जाए। अपथ्य निमित्त में भी संतर्पणजन्य और धातु क्षयजन्य। हालांकि यह व्याधि मुख्यतः संतर्पणोत्थ व्याधि ही है, लेकिन अपतर्पण या धातु क्षय के कारण से भी यह हो। कॉन्स्टिट्यूशनल यानी प्रकृति अनुरूप, यानी स्थूल प्रमेही और कृषक प्रमेही, यह शब्द मूलतः आते हैं चिकित्सा वर्णन करते हुए चरक चिकित्सा स्थान में प्रमेय चिकित्सा के अध्याय में। तो वहां पे स्थूल प्रमेय के लिए एक चिकित्सा सूत्र है और पुरुष प्रमेय के लिए चिकित्सा सूत्रों का मार्गदर्शन है। तो ये भी एक प्रकार का
हम वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन देखते हैं। आगे है प्रोग्नोस्टिक के अनुसार साध्य, याप्य और असाध्य, ऐसे उसके 3 प्रकार हम करते हैं। इसलिए प्रमेय प्रकार ऐसा अगर आपको प्रश्न आए तो इन सभी के अनुसार आपने ये टेबल प्रेजेंट करना आवश्यक हो जाता है। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में से ये एक भी क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है और इस टेबल से आपको उसको समाधान करना है। ठीक है, आगे जाएंगे। सबसे पहले कफज प्रमेय। देखिए ये तालिका इसलिए हमने देखी कि इस क्लासिफिकेशन में जब प्रमेय का भेदों का वर्णन चालू होता है तो उसमें सबसे पहले दोषिक क्लासिफिकेशन यानी डोमिनेंस ऑफ द दोष, प्रधान दोष दुष्टि है। ये व्याधि तो त्रिदोषज है ही, लेकिन वात पित्त में कफ अधिक दुष्ट है तो उससे 10 प्रकार होते हैं। पित्त अगर है तो 6 प्रकार होते हैं और वातज जो दुष्टि अगर प्रधानतम रहेगी तो 4 प्रकार होते हैं। और ये प्रकार भी जो है वो किस धातु की या दुष्ट की उसके साथ दुष्ट दोष के साथ संयोग होता है, संसर्ग होता है, उसके अनुसार यह प्रकार है। जब हम आगे देखेंगे तो आपके ध्यान में अच्छा आएगा। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले जो शुरुआत होती है तो वह होती है कफज प्रमेय से। तो ये जो श्लोक आए हैं ये सबसे पहले प्रमेय के निदान स्वरूप बताए, यानी कारण बताए। सबसे पहले वो इन जनरल है। तत्र इमे त्रयो निदानविधि विशेषाः श्लेष्म निमित्तानां प्रमेयानां अश्वभिः निवृत्ति करा भवन्ति तदयथा। यानी जब ये तीनों जो है, जो निदान, दोष और दुष्ट आपस में अपने विशेषताओं से युक्त होते हैं तब वहां पे क्या बोलते हैं, श्लेष्म निमित्तानाम, यानी या कफज प्रमेय को वह क्या होता है, अश्व प्रमेयानाम अश्व भी निवृत्ति करा भवंती। ये शब्द जो आया है वह तुरंत यानी तत्काल शीघ्रता से वह कफज प्रमेय को, श्लेष्म प्रमेय को उत्पन्न करता है। श्लेष्म निमित्तानाम। ठीक है, अभी उदाहरण दिए हैं किस पॉजिटिव फैक्टर से यह मुख्यतः उत्पन्न होता है, उसके यहाँ पे कुछ पदार्थों का भी वर्णन किया है। ठीक है, शुक धान्य है, शिंबी धान्य है, हायनक, यवक, चीनक, उद्दालक, उद्दालक नहीं, इस प्रकार से वह बताते हैं। एक एक को देखेंगे। हायनक यानी एक धान का भेद है, यवक जई, चीनक, उद्दालक यह जो है वो विविध राइस के वैरायटीज है। नैषध, उद्दालक नैषध, तो नैषध क्या है, तो यह निषेध नाम का जो क्षेत्र प्रदेश था उसमें उत्पन्न होने वाला एक विशिष्ट अन्न पदार्थ है जिसे हम चावल भी कहेंगे, वो है। उसके बाद में बताया है इत्कट, नैषध इत्कट, नॉट उत्कट, इत्कट, मुकुंद, महाव्रीहि, प्रमोदक, सुगंधक, ये जो है वह विविध शुक धान्य है प्राय। और वह क्या है, नवानाम अतिवेलम अति प्रमाणेन च उपयोगाः। तो ये धान्य अगर पुराने हैं वो खाने से नहीं होगा, ये अगर नए हैं, इसी सीजन में हार्वेस्ट किए गए हैं, ऐसे नवीन धान्यों का अतिवेलम मतलब बार बार और अति मात्रा में उसका सेवन करना। उसके बाद में देखिए फिर आ जाते हैं कुछ शिंबी धान्य के पदार्थ। तो वो क्या है, सर्पी स्मताम, नवहरेणु, माश सुप्यानाम का सूप, इनके प्रयोग से। तो नवीन मटार, उड़द प्रयोग, और इनका प्रयोग कैसा है देखिए, ग्राम्य, अनुप, उदक, उदकानाम च मांसानाम। तो यहाँ पे मांसा वर्ग के पदार्थ भी दिए हैं। विशेषता अनुपम तो कफलवरम, यानी अनुप प्रदेश के जलचर प्राणियों का मांस जो कफ दुष्टि प्रधानता से करेगा उनका अत्यधिक सेवन। उसके बाद बताया है शाक। अभी शाक इस शब्द से हरित शाक, जला ग्रीन वेजिटेबल्स हम कहते हैं, उनको लेना चाहिए। तिल यानी सीसेम के, सीसेम सीड के पदार्थ जो भी रहेंगे। पलल यानी तिल का जो खल्ली रहेगी जिसे हम पेंड कहते हैं मराठी में। पिष्टान्न,
तो पिष्टान यह जो है वो फाइन फ्लोर को भी यूज किया जाता है यह शब्द, यानी इसे मैदा कहते हैं। पायस यानी खीर, कृषरा खिचड़ी, विलेपी और इक्षु विकृति, तो विभिन्न इक्षु विकृति क्या है? शुगर केन प्रोडक्ट्स जैसे गुड़ है, चीनी है और कुछ कुछ रेसिपीज बनती है, वह कैसे उसका प्रयोग है? एक बार प्रयोग करने से नहीं होगा, तो वह विलेपी इक्षु विकाराणाम आगे है। और कुछ पेय पदार्थ बताते हैं, क्षीर दूध, नव मध्य नया मध्य, तो पुराना मध्य यह विकृति उत्पन्न नहीं करेगा, या वो उपचार के लिए भी बताया है। मंदक नाम का दधी, जिसे खट्टा दधी भी कहते हैं, या कुछ दधी मराठी में उसको दह्याची निवड़ी कहते हैं। तो द्रव पदार्थ, द्रव और मधुर पदार्थों का सेवन, ये जो है इन जनरल बताया। अति तरल पदार्थ, मधुर रसात्मक पदार्थ, प्रायाणाम च उपयोगाः, प्रायाणाम प्रेफरेबली मीन्स इट इज मोर इन क्वांटिटी एंड फ्रीक्वेंसी आल्सो। तो अभी यहाँ से विहारात्मक कारण शुरू हो जाते हैं आहार के बाद। तो शरीर में उबटम और व्यायाम का त्याग, यानी उद्वर्तन न करना, क्योंकि उद्वर्तनम कफहरम मेधसः स प्रविलायनम हमें पता है, अष्टांग हृदय के सूत्र स्थान में आपने सीखा है। तो शरीर में उपटन यानी उद्वर्तन का प्रयोग न करना, व्यायाम बिल्कुल न करना, त्याग यानी ये न करना, अवर्जनम यानी त्याग। स्वप्न शयन आसन प्रसंगा, तो ये सब विहारात्मक कार्य है। स्वप्न यानी नींद ज्यादा लेना, आसन ज्यादा देर तक बैठना, ज्यादा देर तक सोना, तो इसमें अत्यधिक आसक्ति होना, प्रसंगा यानी आसक्ति होना। यहाँ च कश्चित विधि अन्यो अपि श्लेष्म मेद मूत्र संजननाः स सर्व निदान विशेषाः, तो ये कुछ उदाहरण के लिए बताए हैं। सभी प्रमेय उत्पादक जो है विशेषतः जो कफ, श्लेष्म, मेद और मूत्र, इनका जनन करने वाले, इनका वर्धन करने वाले जो भी आहार विहारात्मक कारण है, उन सभी को यहाँ जोड़ना चाहिए। तो देखिए ये नीले फॉन्ट में जो दी है, नीले कलर में, वो चक्रपाणि दत्त जी की टीका है। संप्रति प्रकृते कफजादि में परस्पर अनुबंधिनो निदानादि विशेषण आह तत्र इत्यादि। तो यहाँ पे कफ एव अग्रे अभिधीयते भूहि प्रमेह कर्तृत्वा, तो सबसे पहले कफजादि प्रमेयों में जो निदानादि बताए हैं, वह कफ दोष का अभिधान क्यों किया है सबसे पहले? क्योंकि यह मुख्य प्रमेह उत्पादक घटक है, इसलिए। तो हायनक आदयो धान्य विशेषाः, तो ये विविध पद्धति के धान्य विशेष या धान्य के प्रकार है, ऐसे चक्रपाणि दत्त बताते हैं। नवानाम अतिवेलम, तो अतिवेलम शब्द से पुनः पुनः, तो फ्रीक्वेंसी अधिक उसकी दर्शाते हैं। हरेणु वर्तुल कलायाः, तो हरेणु शब्द से क्या है? ये एक प्रकार का वर्तुल यानी राउंड शेप, कलाय यानी वाटाना मराठी में, या मटार हिंदी में, तो वह दर्शाता है। तिल तंडुल माश कृतम अन्नम कृषरा, तो ये सभी घटक इकट्ठा करते हुए जो कृषरा खिचड़ी बनती है, उसको यहाँ पे दर्शाया है। मृजा क्या है? उद्वर्तन है। सर्वाः स निदान विशेष इति एवं भूतम एव निदानम प्रमेह कर्तुः श्लेष्मनाः कारणम इति अर्थाः। तो यहाँ पे जो शब्द आया है स सर्वो निदान विशेषाः, तो इसका अर्थ बताते हैं कि प्रमेह के लिए जो भी श्लेष्म, मेद, मूत्र, इनका जनन करने वाले, इनका वर्धन करने वाले आहार विहार विशेष है, उन सभीयों को कारण के स्वरूप जानना चाहिए। यहाँ पे जो है वो मार्गदर्शन के लिए, हमारे चिकित्सक के मार्गदर्शन के लिए, भीषक के मार्गदर्शन के लिए कुछ बातें बताई है। इसमें और कुछ काल दृष्टिया और कुछ, या प्रदेश की दृष्टि से और कुछ इसमें एडिशंस हो सकते हैं। उसकी थीम लाइन क्या है? वह कफ बढ़ाने वाली, मेद बढ़ाने वाली और मूत्र को उत्पन्न करने वाली ऐसी चीजें। आगे बताते हैं छठे श्लोक में, बहुद्रवाः श्लेष्म दोष विशेषाः, तो यहाँ पे बहुद्रवाः, तो ये जो श्लेष्मा का है
वह स्वरूप बताते हैं। प्रमेह में कफ के द्रव अंश की विशेष दृष्टि होती है। तो श्लेष्मा जो है तो उसके गुणों में विशेषतः द्रव के गुण की अधिक वृद्धि होती है, और बहुद्रव रूपी श्लेष्मा जो है वही प्रमेह उत्पादक होता है। यहाँ पे चक्रपाणि दत्त स्पष्ट करते हैं, बहुद्रवा श्लेष्मा दोष विशेष इति बहुद्रव एव कफो मेह जनको न अल्पद्रव इति। अगर अल्पद्रव रूपी श्लेष्मा है तो वो प्रमेह को उत्पन्न नहीं करती है, यानी वह अगर बहुद्रव रूपी श्लेष्मा है तो ही प्रमेह को उत्पन्न करती है। तो जो जिसमें द्रव गुण अधिक नहीं है, इसलिए श्लेष्मा कफ धातु दोष जो है वो प्रमेह उत्पन्न नहीं करेगी। ठीक है, आगे 7वें श्लोक में बताते हैं, बहु अबद्धम मेदो मांस शरीर जक्रेदा शुक्रम शोणितम वसा मज्जा लसिका रसाः च ओज संख्यात इति दूष्य विशेषाः। तो यहाँ पे दूष्य बताते हैं। दोष देख लिया हमने, विशेषता त्रिदोष जो दृष्टि है उसमें भी अभी कफ प्रधान दृष्टि का उदाहरण हम देख रहे हैं, और वह कफ जो है वो बहुत द्रव युक्त श्लेष्मा होना चाहिए। आगे जो दुष्ट बताते हैं उनका भी यहाँ पे विशेषण दिया है, अबद्धम। अबद्धम इति असंहतम, चक्रपाणि दत्त बताते हैं जो संहत न हो, अर्थात जो ठोस न हो, ऐसा उसको अबद्ध को जानना चाहिए। और बहु जो है वह बताता है विशेषतः क्वांटिटी को। तो अघनत्व वाला और बहुत्व वाला ऐसे जो है मेद, मांस, वसा, मज्जा, ये इनको जानना चाहिए। ये दूष हो, इस प्रकार के विशेषण के साथ इसको जाने। मेद, मांस, वसा, मज्जा जो है वो अघनत्व होता है उनका, और जो रक्त, अंबु, रस, लसिका, ओज, शुक्र, ये जो है इनको बहुत्व, यह विशेषण जानना चाहिए। देखिए, अबद्ध, मेद, मांस और आगे के जो है क्लेद, शुक्र, शोणित, वसा, मज्जा, ठीक है, तो इनको जो है मेदसी, मांसे, वसा, मज्जा, इनको जो है उनको बहुत्व जानना चाहिए, यानी क्वांटिटी के दृष्टि से। और अबद्ध जो है, असंहत्व जो है, वो विशेषतः मेद और मांस, इनका विशेषण जानना चाहिए। ठीक है, तो चक्रपाणि दत्त जी की टीका इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि वह हमें रीडिंग बिटवीन द लाइंस, ग्रंथकार जो है चरकाचार्य जी, उनको अपेक्षित क्या अर्थ है उसको हमें दर्शाती है। इसलिए टीका जो है उसका पठन या वाचन बहुत ही आवश्यक हो जाता है मूल सूत्रों के साथ। ठीक है, अभी आगे जो है वो कफच प्रमेय की हमें संप्राप्ति वर्णन करता है। त्रयाणाम एषाम निदानादि विशेषाणाम सन्निपाते, तो क्या होता है, क्षिप्रम श्लेष्मा प्रकोपम आपद्यते। तो निदान, दोष, दुष्य, ये आपस में मिलते ही शीघ्र प्रकोपित कफ जो है वो प्रकोपित हो जाता है। और प्राग अतिभूयस्त्वात्, तो ऐसे शरीर में पूर्व से ही श्लेष्मा की अधिकता होने के कारण होता है। ठीक है, यानी कफ प्रधान शरीर में ही यह स्थिति क्षिप्रम ऐसी हो जाती है। सप्रकोपिता क्षिप्रम एव शरीरे विसृप्तिम लभते, तो वह प्रकोपित कफ जो है शीघ्र शरीर में विसृप्तिम यानी फैल जाता है। ठीक है, और क्या होता है, शरीर शैथिल्यात्। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वह शरीर जो है वो पहले से ही शिथिल होता है, इसलिए यह क्रिया बिल्कुल क्षिप्रम यानी तीव्र, यानी विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सम डेज और टाइम इट हैपेंस। सो सविसर्पण शरीरे मेदस एवादितो मिश्रिम भावम गच्छति। तो आगे क्या प्रक्रिया होती है, ये शरीर में विसर्पित हुआ जो विकृत कफ है वो सर्वप्रथम मेद के साथ संयुक्त होता है। मेदसाह च एव बहु अबद्धत्वात् मेदसाह च गुणैः समान गुण भूयिष्ठत्वात्। तो ऐसा क्यों होता है, वो मेद के साथ ही क्यों होता है संयुक्त सबसे पहले विकृत कफ, क्योंकि मेद के बहु एवं अबद्ध गुण जो है वो कफ के समान गुण के कारण वह मेद से मिश्रित होकर उसे दूषित करता है। हमें वचन संस्कृत सुभाषित भी मालूम है, समान शीलेषु व्यसनेषु सख्यम
किसके साथ हमारी मित्रता होती है? जो हमारे गुण के समान होता है उसके साथ। ठीक है, आगे क्या क्रिया होती है देखिए, स मेधसाह मिश्री भवन दूषयेति एनत् विकृतत्वात् स विकृतो दुष्टेन मेधस उपहिताः शरीर क्लेद मांसाभ्यांश सो मांसाभ्याम संसर्गम गच्छति। तो वह क्लेद जो है, विकृत कफ जो है, दूषित मेद के साथ मिलकर शरीर में क्लेद और मांस के साथ संबंध स्थापित करता है। ठीक है, शरीर क्लेद मांसाभ्याम संसर्गम गच्छति, तो उसके साथ संयुक्त हो जाता है। आगे क्या होता है, क्लेद मांसयोः अति प्रमाण अभिवृद्धत्वात्, वह क्या कर जाता है, क्लेद और मांस को अत्यधिक बढ़ जाने के कारण वह होता है। क्योंकि उसके साथ क्या होता है, क्योंकि क्लेद मांस उस शरीर में बढ़ा हुआ होता है, इसलिए स मांसे मांस प्रदोषात् पूति मांस पीड़का शराविका कच्छपिकादयाः संजनयति। तो एक्चुअली ये पीड़िकाएं जो है, इसको प्रमेह पीड़िका कहते हैं, वो उपद्रव स्वरूप बताए हैं। तो यही दोष जो है मांस के आश्रित होकर मांस को दूषित कर कर शराविका कच्छपिका इत्यादि सड़े हुए मांस वाली पीड़िकाएं उत्पन्न करती है। तो यहाँ पे जो पूती मांस पीड़िका, पूती शब्द आया है, वो सड़ा हुआ इसका अर्थ है, यानी वह विशेषतः मांस धातु को दुष्ट करती है और इतना दूषित करती है कि उसमें से गंध आती है। पूती यानी वहां पे पिट्रिफिकेशन हुआ है और इसलिए फाउल स्मेल आएगा। तो ऐसी वहां पे पीटिका उत्पन्न होती है। यह क्यों होता है, अकृति अप्रकृति भूतत्वात् शरीर क्लेदम पुनः दूषयन मूत्रत्वेन परिणमयति मूत्रवाहानाम च स्रोतसाम वंशन वस्ति प्रभावानाम। ऐसा कफ के विकृत होने के कारण होता है और शरीर का जलीय अंश पुनः दूषित होकर मूत्र के रूप में परिणित हो जाता है। और क्या होता है आगे, बस्ती एवं वंशन से उत्पन्न मूत्र वह स्रोतस मेद व क्लेद से युक्त होकर बस्ती के मुख पर पहुंचकर अवरुद्ध हो जाते हैं। मेदाह क्लेदोपहितानि गुरुनि मुखानि आसाद्य प्रतिरुद्धते। मूत्र वह स्रोतस को ये जो है वो वहां पे अवरुद्ध करेगा। ततः प्रमेहांस तेषां स्थैर्यम असाध्यताम आजनयति। इसके बाद प्रमेह की उत्पत्ति होती है और दोषों के वहां स्थिर होने के कारण वह प्रमेय जो कफज प्रमेय है वह असत्यता उत्पन्न करती है। प्रकृति विकृति भूतत्वात्, ऐसा दोष और दोषों की मूल स्वरूप में जो है वह विकृति के कारण होता है, जो सबसे पहले हमने श्लोक में जाना था। तो इस प्रकार ये पूरी संप्राप्ति या घटना होती है। इसको बहुत विस्तार से चक्रपाणि दत्त भी कहते हैं। तो मेधसो गुणानां मधुर स्नेह गौरवादि श्लेष्मनो गुणैः गुरु शीतादिभिः भूयि सामान्यात् इति अर्थाः। तो समान गुण जो है होने के कारण, कफ समान गुण होने के कारण वह सबसे पहले मेद के साथ संयुक्त होता है। तो इसको फ्लो चार्ट के माध्यम से अगर हम समझे तो ज्यादा ध्यान में आएगा। सबसे पहले कफ प्रकोप कारणों से कफ की दृष्टि होती है, वह मेद मांस और क्लेद को दूषित करता है। देन उसके बाद वह बस्ती की ओर पहुंचता है और फिर कफज प्रमेह की उत्पत्ति होती है। ठीक है, पित्त में भी ऐसे ही वात प्रमेह की जो संप्राप्ति है वो थोड़ी सी भिन्न है। तो सबसे पहले पॉजिटिव फैक्टर्स जो है, इटियोलॉजिकल फैक्टर्स, स्पेशली कफ डोमिनेंस जो दोष है उसको या प्रकार है, उसमें बताए गए जो फेवरेबल जो भी है कंडीशंस उस बॉडी की वो उत्पन्न होती है, विशिष्ट हेतुओं का सेवन होता है और फिर कफज प्रमेह की उत्पत्ति होती है। आगे जो बताया है वो कफज प्रमेह के लक्षण बताए हैं, तो उसको देखेंगे क्या होते हैं लक्षण विशेषतः इस प्रकार में, उसकी ओर जाने। तो शरीर क्लेदाः तु श्लेष्म मेदो मिश्राः प्रविशन् मूत्राशय मूत्रत्वम् आपद्यमानाः श्लेष्मिकैः एभिः दशभिः गुणैः उपसृज्यते वैषम्य युक्ते तद्यथा। तो यहाँ पे विशेषतः शरीर क्लेद जो है, शरीर के क्लेद यानी वह विकृत जल को क्लेद कहा है, कफ मेद से मिलकर मूत्राशय में जाकर वैषम्यता प्राप्त करता है।
और वहां पे क्या होता है, प्रविशयन यानी बस्ती में प्रवेश होने के बाद मूत्राशय प्रविशन मूत्राशय, मूत्राशय में प्रवेश करके मूत्रत्वम आपद्यमाना, हाँ, तो वो विकृत क्लेद है, वो मूत्रत्व, उसको मूत्र संज्ञा प्राप्त होती है और वहां पे वह श्लेष्मा के 10 गुणों से युक्त होता है। तो जिस गुण के साथ कफ का जो गुण है, जैसे श्वेत है, शीत है, मूर्त है इत्यादि, चरकोक्त गुण, तो उन गुणों के साथ एक एक गुण के साथ मिश्रित होकर 10 गुणों के साथ 10 प्रमेयों को उत्पन्न करता है। दशभिः गुणैः उपसृज्यते वैषम्य युक्ते। तो इस प्रकार वह श्लेष्मा के 10 गुणों से युक्त हो जाता है, जैसे आगे श्लोक में 90 बताया है, श्वेत, शीत, मूर्त, पिच्छिल, अच्छ, स्निग्ध, गुरु, मधुर, सांद्र, प्रसाद, मंदैहि। तो ये 10 गुण हो गए। तत्र येन गुणेन एकेकेन अनेकेन वा भूयः तरम उपसृज्यते तत् समाख्यम गौनम नाम विशेषम प्राप्नोति। तो ये जो विभिन्न गुण है बताए हुए वो कौन कौन से हैं? श्वेत यानी व्हाइट, शीत यानी कोल्ड, मूर्त यानी सॉलिड, पिच्छिल यानी स्लाइमी, अच्छ यानी ट्रांसपेरेंट, स्निग्ध ऑयली या अंशियस, गुरु यानी हेवी, मधुर स्वीट, सांद्र यानी विस्कस, टर्बिड इस अर्थ से भी, प्रसाद यानी क्लियर और मंद यानी स्लो। ये जो 10 गुण है, ये 10 गुणों में से एक गुण के साथ अथवा अनेक गुणों के साथ वह युक्त होता है और उस गुण से उसका नाम विशेष जो है उनको प्राप्त करता है। तो आगे उसके प्रकार भिन्न भिन्न बताए हैं। तो चक्रपाणी दत्त यहाँ पे स्पष्ट करते हैं कि नाम भेद से कफज प्रमेय के ये 10 प्रकार भिन्न भिन्न होते हैं। देखिए, संप्रति यथा कफमेहा कफ गुण योगा 10 भवंती तथा प्राह। तो इस श्लोक में ये जो शरीर क्लेद है वो विकृत श्लेष्मा और मेद के साथ मिश्रीभूत होके मूत्राशय में प्रविष्ट होता है और वहां पे उसको मूत्रत्व स्वरूप आता है, मूत्रत्व आपद्यमाना, और वह फिर श्लेष्मा के किसी एक गुण के साथ या अनेक गुण के साथ मिश्रित होकर प्रकारों को उत्पन्न करता है, विविध लक्षणों को उत्पन्न करता है। और वह मूत्र जो बाहर निकलेगा वो किस गुण से युक्त है वह जानकर उसका प्रकार का नामाभिधान यहाँ पे किया है। शरीर इत्यादि वैषम्यम, यह जो वैषम्य को प्राप्त करता है, ऐसा जो यहाँ पे शब्द प्रयोग आया है, उपसृज्यते वैषम्य युक्त ही, उसको चक्रपाणी दत्त कहते हैं वैषम्यम यह वृद्धि कृतम एव बोधव्यम। तो वह वृद्धि करता है, तो प्रमाणतः गुणतः ऐसा अर्थ लेना चाहिए। आगे बताते हैं, क्षय रूप वैषम्यस्य एवं रूप व्याधि अजनकत्वात्। अगर क्षय हो गया तो वो व्याधि जनक नहीं होगा, क्योंकि प्रभुत मूत्रता यह लक्षण होना चाहिए। तो वैषम्यम एव, वैषम्य का अर्थ यहाँ पे, वैषम्य 2 पद्धति का जनरली होता है, वृद्धि और क्षय, लेकिन यहाँ पे उसका वृद्धि ऐसा ही अर्थ लेना चाहिए। वृद्ध तरत्वादीना हानि वृद्धि बोधव्यो तेन श्वेतादि गुण वृद्ध्या ये शुक्रमेह दया उक्ता। ठीक है, तो इसको यही हम टीकांश यहाँ पे इतना ही देखते हैं। आगे उसके जो भिन्न भिन्न प्रकार वर्णन किए हैं उसकी और हम नेक्स्ट लेक्चर में हमारे जाएंगे। ठीक है, तो विशेषतः ये जो प्रकार है वह एक एक उदक में है, इक्षु में है इत्यादि, वह आगे के श्लोकों में, आगे का जो हमारा प्रमेह निदान का दूसरा हम चैप्टर देखेंगे, दूसरा व्याख्यान देखेंगे, उस वक्त हम गुणों की ओर जाएंगे। देखिए, कफच प्रमेय जो 10 बताए हैं वह एक एक कफ का गुण उस प्रकार में विकृत होता है, उसके अनुसार उसका नामकरण किया है। ठीक है, आपके अगर कुछ प्रश्न है तो जरूर पूछिए, उसको लेंगे। और